और हमारे पुलिस वालों की कमज़ोरी ये है कि अगर किसी एक को पकड़ते हैं तो उसका फ़ोन खोलते हैं और जितने उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें से जितने लोग चाहें उनको बुला-बुला के क्या ताल्लुक़ है, क्या हैरेसमेंट है, उन पूरी तरीके से उनकी दोस्तों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जिस तरीके से इसके पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसके अंदर हाई कोर्ट ने बहुत सारे डाउट्स रेज़ किए और सब के सबको उन्होंने बरी कर दिया इस केस के अंदर। और गिरफ्तारी के दौरान उसका कोई इक़बालिया बयान है, तो उसको कोर्ट को कंसिडर नहीं करना चाहिए। खुद पुलिस वाले आपको प्राइवेटली बता देंगे कि उनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन-सी हुकूमत है, उसकी क्या पॉलिसी है और क्या आइडियोलॉजी है, उस बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। नाजरीन, अल बलाग के पॉडकास्ट मुलाकात प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए जमा हुए हैं और हमारे दरमियान मेहमान ख़ुसूसी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के एडवोकेट जनाब अकमल रज़वी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। आज का जो मौजू है, हाल ही में आज़ादी के 79 ईयर्स से पहले दो अहम जजमेंट्स हमारे दरमियान आए हैं। एक है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सिलसिले में, जो आमतौर पे 7/11 के नाम से जाना जाता है, और दूसरा मालेगांव बम धमाका केस। तो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और उसी के 10 दिन बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट का जजमेंट आया है। और ये दोनों केसेस में कोर्ट्स ने जो एक्यूज्ड थे उनको एक्विट किया है। तो इस मौजू पर तफसील से हम हमारे मेहमान से आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सिलसिले में इस केस की क्या तफसील है, वो हमारे नाजरीन के सामने। बहुत ही ट्रैजिक एक इंसिडेंट था वो। 11 जुलाई 2006 को 6:23 से लेकर 6:28 तक 7 हाई इंटेंसिव ब्लास्ट हुए थे वहाँ की लोकल ट्रेन्स में। ये फर्स्ट क्लास डब्बों में, जो जेंट्स के फर्स्ट क्लास डब्बे थे, उसमें ये ब्लास्ट हुए थे। 187 लोग इसके अंदर जाँ बहक हुए थे और कई सौ लोग इसमें ज़ख्मी हुए। और बहुत ही गम की बात यह है कि कुछ लोग जिन्होंने ब्लास्ट को पिछले स्टेशन पे देखा था, वो ट्रेन में से कूदे और दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन के नीचे आकर वो भी मर गए। तो हिंदुस्तान की तारीख़ में वन ऑफ द वर्स्ट टेररिस्ट इंसिडेंट था ये, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया 187 लोग जहाँ बहक हुए थे। तो उस लिहाज से ये इंडिया के लिए बहुत ही एक दर्दनाक वाक़या था। 2006 में जब ये वाक़या हुआ, उसके बाद एटीएस ने ये केस को टेकअप किया और उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसके 9 साल बाद ग़ालिबन एनआईए स्पेशल कोर्ट के ज़रिए से पहला जजमेंट आया, जिसमें एक एक्विटल हुए और 11 लोगों को सज़ा सुनाई गई, जिसमें 5 को सज़ाए मौत और बाकियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहा, इसके सिलसिले में आप तफसील बताइए कि एक्यूज़ कौन रहे और क्या मामला रहा, एटीएस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह की रही। देखिए, इसके अंदर हुआ ये था कि क्योंकि 7 अलग-अलग जगहों के ऊपर बम धमाके हुए थे, तो लोकल पुलिस स्टेशंस में इस केस को रजिस्टर किया गया। उसके बाद हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया कि क्योंकि कनेक्टेड हैं ये बम ब्लास्ट एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने इसको एटीएस के हवाले किया और उसके कुछ महीनों के बाद ये एनआईए के हवाले हो गया था केस। तो इसके अंदर बहुत ही कुछ तशवीशनाक बातें सामने आई हैं। गौरतलब बात यह है कि कोर्ट ने बहुत अच्छा एक पैराग्राफ लिखा है इसमें। ये कहा है कि एक ये होता है कि किसी इंसिडेंट की जांच करके उसको इख्तिताम तक पहुंचाया जाए जिससे लगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन इस केस के अंदर झूठी तसल्ली दी है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ ने कि इन्होंने केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन ये केस सॉल्व नहीं हुआ और हमको अभी भी नहीं मालूम कि इसके ज़िम्मेदार कौन थे। और जिस तरीके से इसके पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसके अंदर हाई कोर्ट ने बहुत सारे डाउट्स रेज़ किए और सब के सब को उन्होंने बरी कर दिया इस केस के अंदर।
तो एनआईए कोर्ट का जो कन्विक्शन था और हाई कोर्ट का जो एक्विटल था, ये दोनों के दरमियान ऐसा क्या तब्दीली आई कि लोकल एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उनको एक्यूज माना, उनको पनिशमेंट सुनाई, और वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक्यूज नहीं है बल्कि उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। हिंदुस्तान के बहुत सारे लीगल इश्यूज के अंदर एक लीगल इशू बहुत नुमाया तौर पर सामने आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि निचले कोर्ट्स यानी ट्रायल कोर्ट्स आम तौर के ऊपर जिन केसों में बेल भी देनी चाहिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि उनके ऊपर हाई कोर्ट के जजेस नज़र रखे हुए होते हैं और उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर शुबा हो जाता है। और उसी तरीके से हमारा अपना ऑब्जर्वेशन भी यही रहा है जी। कि ट्रायल कोर्ट्स आम तौर के ऊपर कन्विक्शन ही करते हैं, इसलिए कि वो हुकूमत से या हायर कोर्ट से जो आने वाले ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे डरते हैं, और बावजूद इल्म के कि शायद इसके अंदर कन्विक्शन नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड यही है कि बेल रिजेक्ट होती है और टेररिज्म केसेस के अंदर कन्विक्शन दिया ही जाता है। तो कहीं ना कहीं लोकल कोर्ट्स हमारे कुछ सतह पर कॉम्प्रोमाइज समझे जा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, क्योंकि देखिए वो केस की एनालिसिस कर रहे हैं करेक्ट तरीके से, जी। लेकिन जो कानून में सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मसलन कानून ये बोलता है, सेक्शन 27 है एविडेंस एक्ट का, कि अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के दौरान उसका कोई इकबालिया बयान है जी। तो उसको कोर्ट को कंसिडर नहीं करना चाहिए। जी। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार कोर्ट जो हैं उस इनएडमिसिबल एविडेंस को कंसिडर करते हैं, इसलिए कि उनका मंशा बहरहाल यही है कि किसी तरीके से कन्विक्शन कर दिया जाए। तो ये मसाइल हैं कि एनालिसिस करेक्ट होती है, फैक्ट्स करेक्ट लिखते हैं, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो कानून के जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं उनसे दरगुजर करके वो किसी न किसी तरह एक्विटी की तरफ माइल होते हैं और कन्विक्शन की तरफ माइल होते हैं और कन्विक्ट कर देते हैं। तो इस अप्रोच के तहत जिस तरह के कई सारे रिपोर्ट्स मुंबई ब्लास्ट के सिलसिले में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आए सिविल सोसाइटी की तरफ से, उसमें कहा गया कि इनिशियली तो तकरीबन 500 यूथ्स फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी उनको लिया गया हिरासत में और उनसे पूछताछ की गई, कई लोगों को उसने टॉर्चर किया गया और बिलाखिर वो नंबर घटकर 12 तक शायद आया, और उन 12 लोगों को भी ये बताया गया कि मतलब उनसे बहुत ही टॉर्चर के साथ एविडेंस लिए गए और उन एविडेंसेस की बुनियाद पे ये केस जो है आगे बढ़ा और कन्विक्शंस जो है वहाँ पर हुए। एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सवालात कुछ और अंदाज से किए गए और वो उसके जो जवाब आए उसको किसी और अंदाज से वहाँ कोर्ट के सामने पेश किया गया। मिसाल के तौर पे एक दो सवालात वहाँ पेश किए गए कि वो जो एक्यूज थे उनसे पूछा गया कि 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि 7। तो कोर्ट के सामने उसका सवाल जो है इस अंदाज से पेश किया गया कि कितने ब्लास्ट हुए हैं, 7 ब्लास्ट हुए हैं। तो इस तरह के कुछ एलिगेशंस सिविल सोसाइटी के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स में आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जजमेंट में मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है, लेकिन इस गुफ्तगू के लिए बेहतर यही है कि हम जो जजमेंट्स के अंदर बातें आई हैं उसके ऊपर तवज्जो दें। तो जजमेंट्स के सिलसिले में उन्होंने जो पेश किए हैं बातें वो थोड़ी सी तशवीशनाक हैं। तशवीशनाक इन मानों में कि इंस्पेक्टर साहब जो हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको ये शुबा हुआ कि इनका ताल्लुक़ सिमी से है। तो उन्होंने एक आदमी को एक्यूज़ को पकड़ा और उसकी जांच शुरू की और कहा कि ये सिमी का बंदा है, और उससे जो कनेक्टेड जितने लोग सिमी के थे उन सबको उन्होंने धरना शुरू किया, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उन्होंने, देखिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़ुद पुलिस वाले आपको प्राइवेटली बता देंगे कि उनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन सी हुकूमत है, उसकी क्या पॉलिसी है और क्या आइडियोलॉजी है, उस बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो, हमको इससे बाहर निकालना है हमारी पुलिस फोर्स को। पुलिस फोर्स का काम यह है कि वो सिर्फ आइन के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करे।
आइन बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बोलते हैं कि उनको बिल्कुल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट का मैं बाद में बताऊंगा। मुंबई ब्लास्ट केस के अंदर इनका कहना यह है, प्रोसिक्यूशन का केस यह है कि कोई अजीम चीमा नाम का एक पाकिस्तानी बंदा था जो लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखता था। उसने जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, यानी 13 लोग थे, वो कहते प्रोसिक्यूशन का केस यह है कि उसने इनको पाकिस्तान बुला के ट्रेनिंग की और उसने RDX सप्लाई किया। और RDX जो है जिस जगह से मिला है, ये कुछ मुलजिमीन के घरों में से मिला है। तो आखिर में जजेस ने इस बात को बिलीव नहीं किया, और इसलिए बिलीव नहीं किया, 3-4 मेजर वजूहात हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के साथ बताता हूँ। एक तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत जो है इस बुनियाद पे हुई कि पुलिस इंस्पेक्टर को लगा कि ये सिम्मी से ताल्लुक़ रखते हैं और सिम्मी के लोग हैं, तो उसने वहाँ से शुरू किया। और हमारे पुलिस वालों की कमज़ोरी ये है कि अगर किसी एक को पकड़ते हैं तो उसका फ़ोन खोलते हैं और जितने उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से जितने लोग चाहें उनको बुला बुला के क्या ताल्लुक़ है, क्या हरासमेंट है, उनकी पूरी तरीके से उनकी दोस्तों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब इंसान उससे हिरासा भी हो जाता है, दूसरे लोग जो उसके फ़ोन में हैं, और जो पुलिस चाहती है उस किस्म का बयान वो खुद लिख लेते हैं। कानून ये बोलता है कि किसी भी विटनेस का जो स्टेटमेंट होता है उसको 161 स्टेटमेंट कहते हैं। 161 स्टेटमेंट में सिग्नेचर नहीं लिया जाता। ये करते ये हैं कि जो विटनेस है उनको मालूम भी नहीं होता है कि उनके नाम से बयान फ्रेम हो चुका है और बयान उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो इसलिए आम तौर के ऊपर जब ये विटनेसेस को ये कोर्ट में लाते हैं तो ये जो इन्होंने पिछला बयान उनका रिकॉर्ड किया गया था, जो कभी गलत होता है और कभी ये प्रेशर में आके उससे मुकर जाते हैं, ये मुकर जाते हैं। जब ये कोर्ट में मुकरते हैं तो इनको हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है जी। तो इस पूरे केस के अंदर 3 चीज़ों के ऊपर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह कि कहीं पर भी कोई भी दहशतगर्दी की वारदात होती है तो उसका सल्यूशन होना और जिन्होंने उसको किया है उनको सज़ा दिलवाना सबका फ़र्ज़ है, चाहे मुंबई ब्लास्ट केस हो या मालेगांव ब्लास्ट केस हो। एज अ सोसाइटी हम इन चीज़ों को की तरफ से अनजान नहीं हो सकते। हमारी जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है कि इसका सल्यूशन होना चाहिए। किसने किया उसको मालूम करना चाहिए और उसको सज़ा पहुंचानी चाहिए, सज़ा दिलवानी चाहिए। इस पूरी इंसिडेंट में 3-4 चीज़ें जो साफ मालूम होती हैं। जजेस ने यह कहा है कि जितने विटनेसेस आए थे उनके बयान पे उन्होंने भरोसा नहीं किया है। उनका तकरीबन सबके बारे में यह मानना था कि जो क्लेम कर रहे हैं कि एन विटनेसेस हैं जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से, वो कई दिनों के बाद उनको पुलिस बुलाती है। मज़े की बात है, इन्वेस्टिगेशन हमारा बड़ा अजीब होने लगा है आजकल। मज़े की बात यह है कि जो शख्स कहता है कि मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैंने इन 2 लोगों को, इसके अंदर आपको पता नहीं इल्म है या नहीं है, जिनको नहीं है उनको बता देता हूँ कि 2 पाकिस्तानी थे इसके अंदर। एक के बारे में उन्होंने कहा कि ब्लास्ट में ही वो मुलविस था और वहीं पे वो मर गया, और दूसरे का इन्होंने एनकाउंटर कर दिया। अब जो ऐनी शाहिद है उसने आके इनको बताया कि मैंने देखा है बॉम्ब को प्लांट करते हुए ट्रेन के अंदर। तो उनके बोलने पे उन्होंने उनके 2 स्केच बनवाए। कमाल की बात यह है कि ना उन्होंने कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया है कि जब गवाही देने का मौका आया तो ना उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया कि इन मुलजिमों में से किसको देखा था आपने, किसका स्केच बनवाया था, कोई आइडेंटिफिकेशन को उनको नहीं बुलाया और दूसरे लोगों को बुलाया। तो ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही फ्लॉड रही है इसके अंदर, और उसकी वजूहात हैं। उसकी मेजर वजह यह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि कानून ये बोलता है कि अगर कोई शख्स गिरफ्तार किया जाता है और दौरान हिरासत अगर वो कोई बयान देता है तो उसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है वो,
उसके थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि उसके बोलने पे अगर कोई चीज़ रिकवर होती है तो रिकवरी की हद तक एक्सेप्टेबल है वो, लेकिन दूसरे किसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एमकोका जो है, महाराष्ट्र का कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, इसके अंदर उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया और उसके अंदर इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऑफिसर से अगर आप इजाजत ले लें और उसके बाद अगर आप उस पुलिस ऑफिसर के सामने बयान देते हैं तो उस बयान को एडमिसिबल रखा जाएगा। मतलब गोया जैसा मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 163 के तहत 164 के तहत उसी तरह से, उसी तरीके से। अच्छा, लेकिन फर्क यह है कि मैजिस्ट्रेट के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो सब लोगों को बाहर भिजवा कर वो अकेला जब होता है उसके अंदर रिकॉर्ड करता है और उसको बहुत सारे एश्योरेंसेस देने होते हैं कि उसने इन लोगों को समझाया कि अगर आप ये गवाही दोगे तो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अब पुलिस वालों के वास्ते जजेस ने रिकॉर्ड किया है कि सारे के सारे एक्यूज ने एक तो अपना जो इस्तकबालिया बयान था उनका एमकोका के तहत उसको रिकॉल किया। अच्छा। और दूसरा उन्होंने बताया कि उनको टॉर्चर किया गया था। अच्छा। तो और जो ऑफिसर को परमिशन लेनी थी जिस ऑफिसर से, कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वो परमिशन सही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना नज़रिया ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करते हुए उसने अपना नज़रिया नहीं बनाया और बग़ैर वार्न किए उनको कि ये बयान उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, उनका उन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो ये टॉर्चर और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए उन्होंने उनके कन्फेशन स्टेटमेंट्स को हटा दिया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोटा था तो उसके अंदर भी यही जुल्म हो रहे थे कि लोगों से ज़बरदस्ती टॉर्चर करके उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे थे और इसलिए मरकज़ी हुकूमत ने उन दोनों टाडा और पोटा को विड्रॉ कर दिया और इसको अमेंडमेंट लेके आए यूएपीए के अंदर। अब यूएपीए के अंदर जो है गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी कानून यूएपीए का ये है कि बेल के लिए एक्यूज के ऊपर उन्होंने वो किया है कि उसको साबित करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूज के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि क्रिमिनल कानून का बेसिक उसूल ये है कि प्रोसिक्यूशन को हर चीज एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, लेकिन यूएपीए के अंदर उन्होंने ये तरमीम लाए हैं कि बेल की हद तक एक्यूज को साबित करना है कि वो इनोसेंट। अच्छा, लेकिन मतलब इनोसेंस प्रिंसिपल जो था, हाँ, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं है, फाइनल के अंदर इनोसेंस है। अच्छा, लेकिन सिर्फ बेल की हद तक नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यूएपीए के अंदर एमकोका के अंदर बेल होती नहीं है तकरीबन, बहुत इत्तेफाक से एक आध केस में ही बेल होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। एक बहुत प्रोसिक्यूशन के ऊपर बहुत ही शर्मिंदा करने वाला जजमेंट है इसलिए कि उन्होंने कहा कि जब आरडीएक्स बरामद किया तो उसका एक तरीका है कानून में। कानून का तरीका ये है, पूरी दुनिया में ये उसूल है कि जब आप किसी चीज़ को रिकवर करते हैं, स्पेशली एक्सप्लोजिव्स को या जो भी मटेरियल मुल्जिम के ख़िलाफ़ है, तो उसको रिकवर करने के बाद उसका एक तरीका है रिकवर करने का, जिसके अंदर आप विटनेस को बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि आपके सामने हमने ये रिकवर किया। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि आरडीएक्स जो रिकवर हुआ, इन्होंने आरडीएक्स रिकवर किया 500 ग्राम के करीब और कहा कि उसके हमने 2 छोटे छोटे सैंपल बना के और हमने उसको एफएसएल में भेजा। तो उसके जो चेन ऑफ कमांड होता है वो ऐसे होता है कि पहले ऑफिसर उसको सीज करता है इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने, उसके बाद उसको सील करता है, फिर एक कांस्टेबल उसको एफएसएल में ले जाके देता है। एफएसएल में एक रिसीविंग ऑफिसर होता है, वो उसको रिसीव करता है, उसके बाद वो उसको अपने लैब में रखता है, जो ऑफिसर उसकी तफ्तीश करेगा उसको फिर असाइन होता है वो और फिर वो उसको लेके उसकी टेस्टिंग करता है। तो इस सारी चीज़ों के अंदर चेन ऑफ कस्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कि कोर्ट कहता है कि भाई आपको ये साबित करना है कि उसके अंदर किसी ने छेड़खानी नहीं की। कोर्ट ने कहा कि इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि चेन ऑफ कस्टडी करेक्ट थी और ऐसा मौका नहीं था कि इसके अंदर किसी ने टैंपरिंग की हो, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये पूरी रिकवरी जो है हमारे नज़दीक इलीगल या इलीगल नहीं भी कहा है तो ये हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वैलिड नहीं है। तो एक तो ये हुआ। तो 3 चीजें थी, एक था कि रिकवरी के बारे में क्या है कोर्ट का मौका, इसलिए कि क्रिमिनल केस में 3 ही चीजें होती हैं,
विटनेसेस हैं, रिकवरी है और फिर कन्फेशन के स्टेटमेंट। तो विटनेसेस के बारे में उन्होंने कहा कि भाई महीनों के बाद कोई आके बोल रहा है कि मैंने उसको देखा और उसका चेहरा याद है, तो ये साइंटिफिकली मान लेना बहुत मुश्किल है। साइंटिफिक अप्रोच में आपको यही बता रहा था कि जब किसी भी चीज़ को सीज करती है पुलिस और उसका साइंटिफिक एविडेंस प्रोक्योर करने के लिए एफएसएल को भेजती है जी। तो उसके अंदर चेन ऑफ कस्टडी बतानी पड़ती है कि ऐसा कोई मौका नहीं था कि अनऑथोराइज लोगों के हाथ में चली गई हो वो उनके जो सैंपल्स थे। तो अगर चेन ऑफ कस्टडी अगर आप इस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो वो पूरा एविडेंस आपका जो है वो कोर्ट नहीं मानता है। तो इस केस में हाई कोर्ट ने यही कहा कि चेन ऑफ कस्टडी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे और ये नहीं कहा जा सकता कि पक्के तौर के ऊपर सारे सैंपल्स जिस तरीके से सीज करने चाहिए थे और जिस तरीके से एफएसएल को भेजने चाहिए थे और जिस तरीके से एफएसएल को रिपोर्ट देनी चाहिए थी उसके अंदर उनको कई फ्लॉज नजर आए जिसके अंदर चेन ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश नहीं हुई। जब चेन ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश नहीं हुई तो सारा आरडीएक्स का जो मामला था वो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जो विटनेसेस थे, मैं आपको यही बता रहा था कि विटनेसेस ने भी देखिए एक ह्यूमन नेचर होता है और एक ह्यूमन ब्रेन की एबिलिटी होती है। आमतौर के ऊपर आपको किसी का चेहरा उसी वक्त याद रहता है जब आप उसके साथ इंटरैक्ट किए हों या कुछ ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से आप चौकन्ने हो गए हों और आपको बहुत एक अजीब चीज़ लगी हो। आप सड़क पे चल रहे हैं, बिल्कुल बेढंगों बालों वाला कोई आदमी नज़र आता है आपको जो भीख मांग रहा है और आपके पास आके ज़बरदस्ती भीख मांगता है, इंटरेक्शन होता है आपका, तो उसका चेहरा या उसका गेट वगैरह आपको याद हो जाता है, बिल्कुल जहन में रहता है। इसके अंदर बिल्कुल एक विटनेस जो है उन्होंने कहा कि मुझे फलां स्टेशन पे उतरना था लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदला, वो स्टेशन पे नहीं उतरा, मैं अगले स्टेशन पे उतरा। मैंने देखा किसी को आरडीएक्स रखते हुए और किसी को एक बैग रखते हुए। उसके बाद जब मैं घर में बैठा हुआ था तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जब मालूम हुई तो मुझे लगा कि भाई वही आदमी होगा, तो मैं चला गया पुलिस के पास। तो ये बहुत ही वीक टाइप का एविडेंस है, इसलिए कि ना कोई आपने ह्यूमन इंटरेक्शन किया है उससे, ना कोई ऐसी बात थी कि आपको नोट करनी चाहिए थी। हज़ारों लोग ट्रेन में रोज़ाना सफ़र करते हैं, हज़ारों लोग अपना सामान की जगह पे रखते हैं, लोग स्टेशन से उतरते हैं, लोग स्टेशन पे चढ़ते हैं। तो ये जो विटनेसेस का जेन्युइन होना उसके अंदर काफ़ी मेहनत लगती है और जब आप ईमानदारी से रिकॉर्ड करते हैं उसको तो वो विटनेस का बयान कोर्ट एक्सेप्ट करते हैं। वह तीनों फ्रंट्स पे विटनेस के स्टेटमेंट्स हो या चेन ऑफ कस्टडी हो या फिर कन्फेशन स्टेटमेंट्स हो, तीनों फ्रंट्स पे ये केस जो है बिल्कुल तीनों फ्रंट्स के ऊपर हाई कोर्ट ने यह कहा कि पूरा प्रोसिक्यूशन का केस फेल हो गया है, अटर फेलियर। हाँ, तो वो जाहिर बात है आपके पास अगर चेन ऑफ कस्टडी ही एस्टैब्लिश नहीं कर पाए आप और जो मेन इंग्रेडिएंट था इस मामला के अंदर वो आरडीएक्स था, जब आरडीएक्स की चेन ऑफ कस्टडी आप नहीं बता पाए तो फिर बचा क्या उसके अंदर। लेकिन इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इसके पर जोर देना भी मुनासिब है कि 187 जानें गई थी और इन जानों का जाना ये इसका कोई क्लोजर नहीं हुआ है। चाहे कोई भी हो, अगर वो इस किस्म का कोई घिनौना जुर्म करता है तो उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि अपनी गलतियों का एहसास हो उनको, प्रोसिक्यूशन में क्या गलती हुई, क्यों साबित नहीं कर सके, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत अफसोस की बात यह है कि हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो आम तौर के ऊपर ढंग से ट्रेनिंग उनकी होती नहीं है। उनको एक चीज़ है एविडेंस कलेक्ट करना, एक चीज़ है आप गए क्राइम सीन पे, आपने चाकू देखी, आपने चाकू सीज कर लिया, आपने खून के स्वैप्स उठा लिए, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है कानून में और वो तरीक़ेकार को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लीगल प्रोसीजर जो है लीगल प्रोसीजर चेन ऑफ कस्टडी है, सीजर का महाजर होता है, महाजर के अंदर विटनेसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए। आप जो है अपनी मर्जी के लोगों को बुला के ऑफिस में बैठ के सीज यकीनन किया होगा जगह पे, मगर आपको ये प्रोसीजर नहीं मालूम है, आप अपने ऑफिस में बैठ के उसको रिकॉर्ड करते हैं और बाद में वो विटनेस को पूछते हैं कि भाई आपने क्या देखा आसपास, तो एक अलग ही बात बताता है। तो ये डाउट्स क्रिएट करते हैं और कानून का पहला उसूल यही है कि डाउट जो है वो हमेशा
एक्यूज के फेवर में होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि तीनों फ्रंट्स पे ये पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अटरली फेल हुई है। तो गोया के या तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन सही रुख से नहीं की, एजेंडा बेस्ड प्रोसिक्यूशन की, या मतलब जो कि जस्टिस सीकिंग की तरफ नहीं था ओरिएंटेशन, बल्कि बस केस क्लोजर की तरफ था। अगर जस्टिस सीकिंग की तरफ होता तो इसके असल मुजरिम कौन है उनको उन तक पहुंचना या फिर उस सिलसिले में उनको कन्विक्ट कराना, ये इसकी तरफ फोकस होता, या इसके पूरे लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश होती। तो इस पर आपका क्या? पहले भी बता चुका हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि पुलिस वालों का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप मुझे इंसान की शक्ल दिखाओ, मैं कानून बताता हूँ। मतलब सबके लिए यकसा नहीं है कानून, बल्कि जिसकी हुकूमत है उसकी आइडियोलॉजी और वो क्या चाहती है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे हो रहा है। अगर आप प्राइवेटली पुलिस वालों से बात करेंगे तो आपको ओपनली बताते हैं कि भाई हमको चाहिए एक ऐसी पुलिस फोर्स जो गवर्नमेंट की या अपोजिशन की स्पोक्स पर्सन ना हो और उनके इशारों पे काम ना करे, बल्कि हमको चाहिए ऐसी पुलिस फोर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और असल मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करे। तो ये नहीं हो रहा है। पुलिस वालों की पोस्टिंग इतनी ज़्यादा हुकूमत के हाथ में है कि अगर उनको पसंद नहीं आता है तो उसको ख़राब पोस्टिंग होती है, जो पसंद आता है उसको प्लम पोस्टिंग मिलती है। बहुत सारे मसाइल हैं जिनका कोई आसान हल फ़िलहाल मौजूद नहीं है, अलावा इसके कि सोसाइटी के लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ये अवेयरनेस पैदा हो और लोग इसकी तरफ तवज्जो दें कि हमारी पुलिस फोर्स को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और उनके ऊपर सुपरविजन भी ऐसा होना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि ये यकीन दहानी हो कि ये जो तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो पूरे कानून का लिहाज रखते हुए और ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करें, न कि इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी जो है, जो इंटीग्रिटी का मसला ये है कि वो जिसकी हुकूमत है उसके साथ होती है। जी देखिए मालेगांव ब्लास्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थी उन्होंने खुद बयान दे दिया जी कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं इस केस को डाइल्यूट करूं। जी मालेगांव ब्लास्ट केस के अंदर ही आप देखेंगे कि प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे जो गाड़ी रिकवर हुई ब्लास्ट के बाद, तो इन लोगों ने एविडेंस ढंग से ये तक नहीं दिया कि वो गाड़ी प्रज्ञा ठाकुर के कब्जे में थी। तो और प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव केस के सिलसिले में आते हुए पहले मालेगांव केस के सिलसिले में कुछ तफसील हमारे नाज़रीन को बताएं। मालेगांव ब्लास्ट केस का मामला ये है कि 2008 के रमज़ान के महीने में वहाँ पर ब्लास्ट हुआ रात को 9:35 पर। 6 लोग जहाँ बहक हुए और 100 की तादाद में लोग उसके अंदर इंजर्ड हुए और वो भी बहुत ही बुरा एक हादसा था और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है कम्प्लीटली आइडियोलॉजिकल तरीके से हुई, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। शुरू में कांग्रेस की हुकूमत थी और वो लोग जो हैं उसको एक इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से किया कि करेक्ट या रॉन्ग जैसा भी था वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। उसके बाद हुकूमत बदली और जब हुकूमत बदली तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल गया। तो हमको चाहे मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो या मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट हो, दोनों के अंदर देखने की ज़रूरत यह है कि हमारे फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की वजह से कई मर्डरर्स हमारे बीच में घूम रहे हैं। चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट का हो, चाहे वो मर्डर्स का हो, चाहे वो रेप्स का हो। जब कोई मुजरिम आपकी सड़कों के ऊपर आराम से चल फिर रहा है और जिन लोगों ने उस इंसिडेंट को नहीं किया है वो जेल में वक्त गुजार के आ रहे हैं, जैसे मुंबई ब्लास्ट केस के अंदर 19 साल तक ये लोग जेल में रहे और उसके बाद 19 साल के बाद वो बरी हुए। इसी तरह मालेगांव ब्लास्ट के अंदर कर्नल पुरोहित कई साल से जेल में हैं। अगर उन्होंने नहीं किया है तो किसी ने तो किया है।
और अगर किसी ने किया है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि उसको पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लें और बताएं कि भाई हम समझ रहे हैं कि ये गलतियां हुई हैं, इसको ठीक करने की या सुधारने की क्या कोशिश है। जी। हुकूमत को और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को सामने आके बताने की सख्त ज़रूरत है। तो मालेगांव केस के सिलसिले में जैसे आपने बताया कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो रहे हैं इसके हियरिंग के सिलसिले में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। अब तक कन्विक्शन या फिर कोई ऑर्डर आया नहीं था, पहली बार वो हुआ है। और शुरू के 10 साल तकरीबन ये गोया सर्द मोहरी का शिकार रहा, इस पर कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। और फिर दूसरा एक एंगल था, एटीएस ने अपनी जो चार्जशीट थी वो 90 डेज़ में फाइल कर दी थी, जो रिक्वायर्ड पीरियड है। और अपनी तरफ से प्रोसिक्यूशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड ये कह सकते हैं प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत थी उन्होंने पूरी की थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और 2015 में प्रोसिक्यूटर चेंज हुए, तो वो जितनी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को जाने से पहले एटीएस ने की थी वो पूरी साइडलाइन करके फिर से नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन की गई। कई सारे विटनेसेस हॉस्टाइल टर्न हुए और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान 5 जजेस तकरीबन चेंज हुए। तो ये पूरे सीक्वेंस को हम किस तरह देखते हैं जुडिशियल प्रोसेस में? देखिए, क्रिमिनल केस जो चलता है उसके अंदर एक लेमैन को अलग तरीके से देखते हैं, और अगर आप हम जैसे एडवोकेट से पूछेंगे तो हमारा नज़रिया थोड़ा सा अलग होता है। जी। गो के प्रोसिक्यूशन बहुत दफ़ा सीरियस नहीं होता है कुछ केसेस में, और प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट्स भी जो हैं, जो हुकूमत है उसके हिसाब से अपनी टोन और टेनर बदलते रहते हैं। प्रज्ञा ठाकुर के केस, यानी मालेगांव ब्लास्ट केस हो या मुंबई ब्लास्ट केस हो, जी। इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो सबसे बुरा पहलू रहा है वो हॉस्टाइल विटनेस का मामला है। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि अगर 164 स्टेटमेंट जो होता है, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जी। अगर उससे कोई मुकरता है तो उसके ऊपर परजुरी का केस चलाना चाहिए। जी। और एक तरीका ये होता है कि उसको कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कीजिए और मुझे इसको क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन दीजिए। वो हॉस्टाइल डिक्लेयर होने के बाद होता है। जी। हॉस्टाइल जब हो जाता है विटनेस, तो अगर प्रोसिक्यूशन का लॉयर ढील देता है और ढंग से उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करता है तो फिर उसकी वैल्यू तकरीबन ना की बराबर हो जाती है। इसलिए क्या आपको, जब आप प्रोसिक्यूशन है और विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, तो जो जो उसने 164 स्टेटमेंट में कहा था, तो उस सारे स्टेटमेंट को आपको बोलना है कि आपने ऐसा कहा था, ये कहा था, ऐसा हुआ था, आप अब झूठ बोल रहे हैं, आपको खरीद लिया गया है, या आपको कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आप, या आपके ऊपर प्रेशर है। ये सारी बातें प्रोसिक्यूशन को अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में बोलना होती है। अगर वो नहीं बोलते हैं तो फिर जज के पास कोई चारा इसके अलावा नहीं है कि उसके जो पूरी एविडेंस है उसको डिस्कार्ड कर दें। इसलिए कि उसने अपनी जो चीज़ से मुकर गया और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको पॉइंट्स नहीं लाए, तो कानून ये बोलता है कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप उसके एविडेंस को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर सकते। तो इस सीक्वेंस के बाद अभी जो एनआईए का, चूंकि सिर्फ स्पेशल कोर्ट का जजमेंट है, और जैसा कि आपने कहा कि यूजुअली एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स या लोअर लेवल कोर्ट्स में कन्विक्शंस ज़्यादा होते हैं, एक्विटल्स नहीं होते जी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ देखने में आई कि लोअर कोर्ट में यहाँ पर एक्विटल्स हुए हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? जब सारे आपके मेन विटनेस हॉस्टाइल हो गए हैं तो आप किस बुनियाद के ऊपर कन्विक्शन दे सकते हैं? जज के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तो एक्विटल उसी सूरत में होता है जब केस पूरी तरीके से ही फेल हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट के अंदर एक्विटल हुए हैं, कई दूसरे केसेस हैं जिसमें एक्विटल हुए हैं। खुद मुंबई ब्लास्ट केस में एक एक्यूज का एक्विटल हुआ था। जब कोई केस ही नहीं बना सके आप एक्यूज के खिलाफ, तो एक्विटल होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मवाद मिल जाता है तो ट्रायल कोर्ट जजेस, स्पेशली एनआईए के कोर्ट के जजेस, ये लोग कन्विक्शन ही करते हैं, एक्विटल नहीं करते। ये दोनों केसेस जो 10 दिन के फासले में इसके जजमेंट्स आए, ये दोनों को लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र का अप्रोच था, क्योंकि महाराष्ट्र में ये ब्लास्ट हुए थे और महाराष्ट्र की पब्लिक इसमें सफ़र हुई थी, इनोसेंट लाइव्स वहाँ पे गए थे, और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रोसिक्यूशन के रोल के तौर पे इसको कंटिन्यूसली टेकअप करे और जो असल मुजरिम है उसको पहुँचाए। लेकिन मुंबई ब्लास्ट केस के जजमेंट की इमीडिएटली नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला और उसको एज ए रेफरेंस लेने के लिए, मकोका के दूसरे जजमेंट से प्रेसिडेंस लेने के लिए उसे रोका गया।
और उसके रिव्यू के सिलसिले में इमीडिएटली वो लोग आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ जब एनआईए स्पेशल कोर्ट का मालेगांव में एक्यूटेंस हुए, तो अभी तक इस सिलसिले में कोई रिव्यू पटिशन के सिलसिले में बात नहीं आई, बल्कि स्टेटमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि गोया दिस इज द फाइनल जजमेंट एंड वी आर गोइंग विद दिस। मुंबई का जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है वो सिर्फ इस हद तक है कि इसको प्रेसिडेंट नहीं माना जाए, इसलिए कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाई कोर्ट ने उठाए हैं। अच्छा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ढंग से बहस नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि विटनेसेस की मेमोरी किस हद तक हो सकती है, सही। तो वो जो उन्होंने डिसबिलीव किया है विटनेसेस को, वो पॉइंट हकीकतन डिबेटेबल है और उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपना एक खत्म फैसला उसके अंदर सुनाना है। और जब तक वो नहीं होता, उसको अगर आप प्रेसिडेंट यूज करेंगे तो खाली एक्विटल्स होंगे जी। तो उस तरीके से वो एक बात थी। और दूसरी बात ये थी कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल कन्फेशंस को नकार दिया था। अगर वो प्रेसिडेंट बनने दिया जाए तो फिर एमकोका का कोई केस सर्वाइव नहीं होगा, तो इसलिए उसको डिबेटेबल पॉइंट से वो किया गया है। लेकिन हाँ, मालेगांव के मामले में आप बोल सकते हैं कि हुकूमत क्योंकि राइट विंग है और राइट विंग हुकूमत होने की वजह से उसके अंदर उनकी तरफ से मुझे उम्मीद बहुत कम है कि वो अपील फाइल करेंगे, और अगर अपील फाइल भी करेंगे तो वो जानबूझकर कमज़ोर अपील फाइल होगी। मेरे ख्याल से मुझे ये इत्तला मिली है, कहीं पढ़ रहा था मैं, कि कुछ गवाहान जिनके और कुछ अफेक्टेड लोग जिनके रिश्तेदार में जहाँ बहक हुए या ज़ख्मी हुए, जो केस वो लोग जो हैं अपील अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो होना चाहिए। वो हम सब की जिम्मेदारी है कि कोशिश करें कि उनकी तरफ से अपील फाइल हो और इसका पूरी तरीके से रिव्यू हो। कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि किसने किया था। अगर इन्होंने नहीं किया तो किसने किया। तो या तो असल एक्यूज सामने आना चाहिए या असल जो मुजरिम है वो सामने आना चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो गोया कहीं ना कहीं हमारे जस्टिस सिस्टम का फेलियर के तौर पे हम इसको नहीं, आप जस्टिस सिस्टम का फेलियर नहीं बोल सकते, प्रोसिक्यूशन का फेलियर होगा। इसलिए कि इसको फ़र्क हमेशा समझे लोग बेकार में और बगैर सोचे समझे बोलते हैं कि जुडिशरी की गलती है। जज का काम उसके सामने जो एविडेंस आया है उसकी बुनियाद पर एक्विटल या कन्विक्शन देना होता है। अगर प्रोसिक्यूशन का केस ही कमज़ोर हो और एक्विटल होता है उसकी वजह से, तो जुडिशरी का फेलियर नहीं है, जस्टिस सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि प्रोसिक्यूशन का फेलियर है। ऑफ कोर्स जस्टिस सिस्टम के अंदर प्रोसिक्यूशन भी आता है और जुडिशरी भी आती है, लेकिन एक्चुअल प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा मसला है। इसलिए कि जितना भी गिरफ्तार करके पुलिस के सामने इकबालिया बयान का मामला है, ये इंडिया में हमेशा मिसयूज़ होता है जी। मुझे हमेशा याद आती है वो बात कि हमारे एक आर्मी ऑफिसर ने कहा था कि इंडिया की पुलिस का सिस्टम यह है कि किसी एक वाक़या उन्होंने सुनाया था कि जापान की बादशाह की बेटी की बिल्ली खो गई या कुत्ता खो गया। तो सारी जगह ढूंढी गई, सारी दुनिया से लोगों को बुलाया गया, सब हार मान लिए। इंडिया के लोग गए, पुलिस वाले, उन्होंने हाथी पकड़ा और ले जाके बोला कि ये कुत्ता ये आपका है। तो उन्होंने कहा कि भैया तो हाथी है। तो बोला नहीं, इसने कन्फेशन किया है कि ये कुत्ता है आपका ही है। तो ये हमारा जो पुलिस का सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है। उनके ऊपर बहुत दबाव है और वो मजबूर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसकी विम्स एंड फैंसीज के मुताबिक काम करने के लिए। और जब तक हम उनको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे और सुपरविजन उनका इस तरीके से ना हो कि वो आइडियोलॉजी नहीं बल्कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और फेयरनेस के मुताबिक इन्वेस्टिगेट करें और लोगों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इंसिडेंट्स को सॉल्व करें, जब तक बहुत मुश्किल है कि हमारा क्रिमिनल सिस्टम कुछ बेहतर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बात को माना जाए कि पॉलिटिकल प्रेशर में, ट्रांसफर्स के डर से या आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से अगर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन को या फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, प्रोसिक्यूशन अपने इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ देती है, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ और जो विक्टिम्स हैं उनके साथ एक मानों में धोखा है। तो इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी की हमेशा से एक मांग रही है कि प्रोसिक्यूशन जब भी इस तरह से फॉल्स एक्यूज्ड क्रिएट करता है और असल एक्यूज्ड की तरफ नहीं जाता, तो उनके खिलाफ भी इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय? वो जो है कोर्ट्स उसके ऊपर
कोई हतमी फैसला अब तक कोर्ट्स का नहीं आया है। और जैसे मैंने कहा आपसे कि जो उसका आसान तरीका है वो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। जी। पॉलिटिकल विल थी तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स का वायलेशंस कम होना शुरू हो गए। सही। पॉलिटिकल विल थी तो आप देखते हैं कि रेरा बना, बिल्डर्स को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। सही। मसला यह है कि पॉलिटिकल विल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की नहीं है। हर हुकूमत, चाहे इस पॉलिटिकल पार्टी की हो या उस पॉलिटिकल पार्टी की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें उनके बोलने के मुताबिक और उनके मफाद के लिए काम करें। इसको जब तक हम एज अ सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल प्रेशर डालकर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए अगले कई साल बहुत मुश्किल और तकलीफ होंगे। तो एज ए सिविल सोसाइटी या जनरल ऑडियंस, हम इस तरह के मामलात में मतलब हमारा रोल किस तरह से होना चाहिए? सिविल सोसाइटीज़ कभी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स पब्लिश करती है या इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स देती हैं, और किस तरह के इस तरह के इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जो प्रेशर बिल्ड करें वो पॉलिटिकल विल डेवलप करने के लिए? देखिए, अदलिया, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मुस्तकिल इसकी तरफ उनकी तवज्जो है और वो आपको बार बार बोल रहे हैं कि भाई जो विक्टिम है उसको पूरा हक है कि अपने एडवोकेट को रख कर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने की बात है। तो सिविल सोसाइटी का काम यह है कि एक तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बड़े केसेस में अपॉइंट होता है, उससे पहले आपको पॉलिटिकल प्रेशर डालकर एक अच्छे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करवाने की कोशिश करना है, पहला काम। और दूसरा काम यह है कि विक्टिम की तरफ से भी एक एडवोकेट हो जो प्रोसिक्यूशन के जिस तरीके से वो केस चला रहा है उसके ऊपर नज़र रखे और जज की इन्फॉर्म करता रहे जहां उसको लगे कि प्रोसिक्यूशन जानबूझकर केस के अंदर गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हों या चाहे कोई और हो। जहां ऐसा लगा तो वहां पे कोर्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उम्मत मुस्लिमा का खुसूसन हमारा काम यह है कि हम अदल के लिए खड़े होने वाले हैं। कई मुसलमान गवाही देने को राज़ी नहीं होते, गवाही देते हैं तो हॉस्टाइल हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। हमको अल्लाह से डरना चाहिए और किसी और से नहीं डरना चाहिए। गवाही देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्ची गवाही देने के लिए हमको आगे बढ़ना है। पूरे हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को गवाही देने के लिए आगे बढ़ना है और हमेशा सच्ची गवाही देना है। लेकिन मेरे ख्याल से उम्मत मुस्लिमा के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हमारी शरीयत में भी इस बात को पर बहुत इसरार है कि हम अदल के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। तो जब तक आप हिम्मत नहीं करते और जब तक आप इस जो गिरावट हो रही है माशरे में, जिसके अंदर रेपिस्ट और मर्डरर्स और ये सारे लोग आज़ाद घूम रहे हैं, मासूम लोग कई केसों में फंस रहे हैं, इस वक्त भी अगर हम उठकर इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह के सामने हमको जवाबदेह होना है। तो आखिरी सवाल मेरा इस सिलसिले में ये है कि जो विक्टिम्स जिस तरह सफ़र हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जो एक्यूज्ड थे, जो अभी एक्विट हुए हैं, वो भी पिछले कई सालों से सफ़र हुए हैं। इन दो केसेस की अगर हम बात करें, कोई 19 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, तो ये अनफेयर उनको बेसिकली सफ़र होना पड़ा। तो इन लोगों के लिए क्या कंपनसेशन है और हमारा कानून और हमारा आइन इन लोगों के सिलसिले में क्या जो है प्रोविजंस रखता है? इसके दो तीन पहलू हैं। इसकी पहली, कानून में इसकी गुंजाइश है कि आप रॉन्ग प्रोसिक्यूशन के लिए कॉम्पनसेशन का केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है। 19 साल के बाद बाहर आया है, उसको डर ये दिला जाता है कि भाई अगर तुम एग्रेसिवली परसू करोगे तो अपील फाइल कराएंगे हम और फिर से आपको मसाइल में डाल देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तक केस है वो जाहिर बात है कि उनका केस नहीं लिया जाएगा। उसके अंदर भी मैं यही कहूँगा कि लोगों को हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक मरतबा जब बरी हो जाएं, और अगर उसको जो करेक्ट टर्मिनोलॉजी कानून में यूज़ होती है वो है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो अगर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ आप केस फाइल कर सकते हैं, उसको फाइल करने की सख्त ज़रूरत है, फाइल करना चाहिए। लेकिन एक युवापा के केस में नाम नहीं लूँगा,
चार्जशीट फाइल नहीं हुई उनके खिलाफ, 6 महीने बेचारे जेल में रहे वो। जी। तो मैं उनसे इसरार करने लगा कि भाई आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करो। जी। उन्होंने कहा कि भाई मेरी फैमिली बिल्कुल नहीं मान रही है, फैमिली बोल रही है कि बड़ी मुश्किल से तो बाहर आए हो, फिर ये फाइल करोगे तो किसी और केस में फंसा देंगे पुलिस वाले। जी। तो ये खौफ है, और एक तो हिम्मत की ज़रूरत है, और दूसरा कानून में थोड़ी सी तरमीम की भी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से प्रोसिक्यूशन के केस में अगर किसी को मैलिशियसली प्रोसिक्यूट किया गया है तो जज को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने जजमेंट में ही कुछ कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सके, या कुछ कार्रवाई अपने तौर के ऊपर सुओ मोटो इनिशिएट करने का उसको हक होना चाहिए। तो वो उसकी सख्त ज़रूरत है, उसके अंदर उसकी तरफ काम होना है, अवेयरनेस पैदा करना है, और पॉलिटिकल प्रेशर और विल को बनाने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई कानून बने। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम। बहुत ही तफसील से इन मौज़ूआत के तहत आपने लीगल, सोशल और इसमें जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते थे वो हमारे सामने रखें। आपका कीमती वक्त देने के लिए अल-बलाग को हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फिर अगले किसी और मौजू के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।